एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा। वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब। चक दे सीरीज की आज रहेगी चौथी क्लास एंड इस चक दे सीरीज की फोर्थ क्लास के अंदर हम करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो चैप्टर है हमारा थर्ड। इससे पहले हम पहले दो चैप्टर उनका PYQ जो है अच्छे से निपटा चुके हैं एंड उनकी PDF टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दी गई है, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आज करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ। तो इस लेक्चर की जो भी PDF फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल सुनील जांगड़ा सर, जैसे कि मैंने बताया, वहाँ पर मिल जाएगी। तो आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में इंस्टा हैंडल है सुनील जांगड़ा फिजिक्स के नाम से, तो वहाँ पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। कोई क्वेरी है तो वहाँ पर आप DM कर सकते हैं डायरेक्ट, तो बहुत जल्दी रिप्लाई मैं दे देता हूँ। ठीक है, तो जब हम एक फैमिली में जुड़ ही जाते हैं, जब हमें पढ़ना है तो क्यों ना दोनों चीज़ों को अच्छे से ज्वाइन कर लिया जाए। वहाँ पर जुड़ जाओ भी जल्दी से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड आज चक दे सीरीज़ की फोर्थ क्लास रहेगी। बस यही बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छी लगे, एंड वीडियो अच्छी लगने के साथ साथ फिर वीडियो को शेयर भी कर देना। ठीक है, चलिएगा। तो PYQ करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्लास 12th। तो पहला आज जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो क्या क्वेश्चन है, देखिएगा। ऑब्टेन ए रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट और करंट डेंसिटी। आपको रिलेशन पूछा गया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में एंड इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। मीन्स जैसे हम पढ़ते आए हैं I = ANEVD, एंड साथ में आगे बोला गया है कि करंट डेंसिटी का भी बताइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2007, 2008, 2013, 2020 में आया हुआ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या है, एक कंडक्टर लिया जिसके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप सबको पता है। ठीक है, इसके अक्रॉस हमने एक पोटेंशियल अप्लाई की जिसका नाम है V। तो इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर बन गया पॉजिटिव एंड यहाँ पर बन गया नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव फील्ड चलता है, तो मतलब अंदर की तरफ यहाँ पे क्या बन गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। ये क्या सेटअप हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। जो ये कंडक्टर है इसकी लेंथ है L एंड जो ये कंडक्टर है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो A है। क्लियर है। चलो, अब एक सिंपल सी बात की, ये चार्ज क्या हो गया भाई, चार्ज पे होता है नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। तो ये किस साइड जाना शुरू कर देंगे, पॉजिटिव की तरफ। तो ये मूवमेंट इस तरीके से दिखा रहा है, तो मतलब ये ड्रिफ्ट हो रहा है। क्लियर है। एंड यहाँ पर स्मॉल n में क्या लिख रहा हूँ, नंबर डेंसिटी लिख रहा हूँ। A जो है मैं वो एरिया ऑफ कंडक्टर लिख रहा हूँ। नंबर डेंसिटी मीन्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट वॉल्यूम, वो वाली बात। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूँ तो वो कैपिटल N से मैं शो कर रहा हूँ। इनको किस तरीके से दिखाया जाएगा, इनको स्मॉल nl से दिखाया जाएगा। किससे दिखाया जाएगा, स्मॉल nl से दिखाया जाएगा। ये होता है आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, जैसा कि इन्होंने बोला कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट के बीच में आपको रिलेशन निकालना, तो करंट से डील करते हैं। देखिए, करंट को कैसे लिखेंगे, Q/T से लिखेंगे, मीन्स टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल चार्ज को हम कैसे लिख सकते हैं, क्वांटाइजेशन से हम लिख सकते हैं कि टोटल चार्ज कितना होता है। तो हमने यहाँ पर नंबर लिखा, कैपिटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड साथ में उनके ऊपर जो चार्ज है उसको मल्टीप्लाई कर दिया। बट क्या ये इतना सही है, जी नहीं, ये इतना सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पूरे वॉल्यूम के थ्रू हम बात करने वाले हैं। तो इस पूरे वॉल्यूम को कैसे कवर किया जा सकता है, A और L भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने लिखा, जो ये नंबर हैं आपके पास NL लिखते हैं, लेकिन ये लेंथ के अक्रॉस है, हमें साथ में एरिया भी करना पड़ेगा। मीन्स N जो है वो पूरे वॉल्यूम पर है। तो इससे आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर जो N है वो क्या हो गया, NLA हो गया, एंड साथ में E है। तो ये आ गया टोटल चार्ज। आगे देखिएगा, अब हमें क्या निकालना है भाई, टाइम टेकन बाय द चार्ज टू क्रॉस द कंडक्टर लेंथ। मतलब चार्ज ने कितना टाइम लिया, तो हम कैसे लिख सकते हैं, चार्ज कितना टाइम लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक क्रॉस करने में डिस्टेंस कवर कर रहे हैं L, इनकी वेलोसिटी कितनी है, VD है। तो सिंपल ये क्या हो गया, टाइम इज लेंथ बाय VD। ठीक है, तो I कितना होता है, Q/T। तो T हमने निकाल लिया, Q हमने निकाल लिया, दोनों चीज़ें निकाल ली। तो दोनों को पुट किया इधर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये रिलेशन आई, एंड इसके बाद हमारे पास बन गया ये। देखिए, सिंपल सी एक चीज़ है भाई, L से L कट चुका है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो I क्या बचा, ANEVD बचा। कई बच्चे इसको वीना से याद रखते हैं, तो वो आपकी मर्जी, आप वीना से याद कर सकते हो। तो ये रहा करंट, ये रहा आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आ गया रिलेशन। ठीक है, एंड बताया हुआ है कि VD जो है वो एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अब बात इन्होंने क्या बोली है कि भाई आप करंट डेंसिटी के साथ भी रिलेशन बताओ। ठीक है, तो यहाँ से VD निकालते हैं एक बार। तो यहाँ से VD निकाला तो क्या बन गया, I/NEA बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जो I/A होता है वो तो J होता है। हमने पढ़ा हुआ है कि करंट डेंसिटी होता है I/A, तो इसको लिखा J, एंड J हो गया यहाँ पे। तो रिलेशन हो गया आपके पास C, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपके पास इक्वेशन बन गई J = NEVD। क्लियर है। तो ये रिलेशन हमने कर लिया, दोनों रिलेशन कर लिया, जो इन्होंने बोले थे वो दोनों रिलेशन हमने यहाँ पे कर दिए इस क्वेश्चन के अंदर। तो पहला क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, NCERT का क्वेश्चन है, और ऊपर से ये क्वेश्चन आया था 2014 के अंदर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप इसको बोल सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना।
वैसे तो सारे क्वेश्चन जो मैं करवाऊंगा इस वीडियो के अंदर वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए कॉपर कंडक्टर एस्टिमेट इज दिस। मतलब ये जो वैल्यू दी है आपको स्मॉल n दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, नंबर डेंसिटी की बात कर रहे हैं। हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ ए वायर 3.0 मीटर लॉन्ग इट्स आउट अदर एंड। मतलब ये कहता है कि कितना टाइम लगता है उसको एक एंड से दूसरे एंड पर जाने के लिए, ठीक है। तो वो आपको निकालना, मतलब यहाँ पे आपको टाइम निकालना है। लेंथ दे दी आपको, उसके बाद बोल रहा था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज दिस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया। एंड आपको कैरिंग करंट दिया वो कितना है 3.0 मतलब एम्पियर। मतलब यहाँ पे आपको करंट दे दिया, ये रहा करंट, आपको ये एरिया दे दिया, उसके बाद आपको ये लेंथ दे दी, उसके बाद नंबर डेंसिटी दे दी। तो आपसे वो पूछ क्या रहा है, टाइम। तो टाइम कैसे निकलेगा भाई, टाइम क्या होता है लेंथ बाय वी डी। एंड वी डी को हम कैसे निकाल सकते हैं, अभी हमने किया था I इज इक्वल टू ए एन ई वी डी। तो यहाँ से वी डी निकाल लो, तो वी डी क्या होगा I बाय एन ई ए होगा। पहले यहाँ से निकाल देते हैं वी डी, उसके बाद टाइम के लिए क्या कर देंगे L बाय वी डी कर देंगे, ठीक है। तो वही की हमें वही इक्वेशन यूज की, पीछे वाले भी जो हमने क्वेश्चन के अंदर की थी उससे हमने ये वी डी बनाया एंड जो जो वैल्यूज थी सभी को पुट किया। आपके पास जो वी डी की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 1.1 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड आ गई, ठीक है। तो जैसे ही 1.1 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड आ गई तो हमें टाइम निकालने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों, क्योंकि टाइम हमें पता है कि लेंथ बाय वी डी होगा। तो लेंथ हमें दे रखी है कितनी, ये दे रखी है यहाँ पे 3 मीटर, मीटर ही दे रखी है तो डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे। तो 3 मीटर नीचे हो गया वी डी। तो आपको सोल्व करना है सिंपल एंड आपके पास आंसर आ जाएगा 2.72 इंटू 10⁻4 सेकेंड। क्लियर है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था एंड वेरी इंपॉर्टेंट आप क्वेश्चन ये बोल सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन आया था 2015 के अंदर। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, IV ग्राफ आपको दिया हुआ है किसी एक मेटल वायर के, ठीक है। IV ग्राफ फॉर ए मेटेलिक वायर ऑफ 2 डिफरेंट टेम्परेचर। मतलब ये एक वायर है एंड उसका जो टेम्परेचर है अलग अलग दिखाया हुआ है, एक ही मटेरियल का अलग अलग टेम्परेचर है, ठीक है, T1 और T2। तो ये बोल रहे हैं कि इनमें से किसका टेम्परेचर कम है किसका ज़्यादा है वो आपको बताना है। और ग्राफ दे दिया आपके पास IV ग्राफ, यहाँ पे I है एंड यहाँ पे V है। तो एक कॉमन सी बात है कि भाई हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस हम निकालते हैं वो निकालते हैं V बाई I से। मीन्स जैसे कि हमने यहाँ पर दिखाया हुआ कि R को हम कैसे निकालते हैं del V बाई del I से निकालते हैं। तो अगर हम ग्राफ से इस IV ग्राफ से अगर निकालना चाहें तो रेजिस्टेंस को कैसे कर सकते हैं, 1 बाय स्लोप हमें करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि y एक्सिस बाय x एक्सिस आना है। y इज़ I मीन्स करंट एंड x एक्सिस मीन्स वोल्टेज। क्लियर है, तो हम लोग I बाई V की फॉर्म बनती है। अगर इसको हम रिवर्स करें, रिवर्स कैसे किया जा सकता है कि 1/, में लिखें तो I ये जो नीचे V था वो यहाँ पे चला जाएगा। तो ऐसे मतलब आपको रेजिस्टेंस आप कैसे लिख सकते हो कि वो होगा इन्वर्सली किसके, स्लोप के। तो यहाँ पे इन्वर्सली हो गया किसके, स्लोप के, इस ग्राफ का जो भी स्लोप है। तो यहाँ पर एक बात देखो भी, स्लोप किसका बड़ा है, आई थिंक इसका बड़ा है। इसका स्लोप बड़ा है या ज़्यादा है, बताइए। ये स्लोप बड़ा है या ये स्लोप बड़ा है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा है कि भाई जिसका स्लोप बड़ा उसका रेजिस्टेंस कम। क्यों, क्योंकि अगर ये चीज़ ज़्यादा है तो ये कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ देखो, इसका स्लोप ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपको पता लग गया कि R1 जो है वो बड़ा है कि R1 जो है वो छोटा है किससे, R2 से। क्यों, क्योंकि स्लोप जिसका ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। तो ये T1 है तो इसको R1 नाम दे सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस R1 है। ये T2 है तो इसको नाम दे सकते हैं कि इसका रजिस्टर R2 है। तो यहाँ पर हमें पता लग गया कि R1 जो है वो लेस है किससे, R2 से। और कॉमन सी बात है कि जो रेजिस्टेंस होता है मेटेलिक वायर का वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। मीन्स टेम्परेचर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, टेम्परेचर कम तो रेजिस्टेंस कम। तो इसका मतलब ये है कि जिसका रेजिस्टेंस कम है तो उसका टेम्परेचर भी कम है, ठीक है। मतलब यहाँ पे T1 भी कम है तो T1 लेस है किससे, T2 से। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको वो कैसे घुमा सकता है, वो सीधा ग्राफ दे सकता है आपको, VI ग्राफ दे सकता है। तो उसमें आपको डायरेक्टली करना होगा स्लोप के लिए फिर, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में बोला गया है डिराइव माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, या फिर ये दूसरे नाम से आ सकता है यूज द रिलेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम टू डिड्यूस एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। मतलब या तो वो ओम्स लॉ पूछ लेगा या वो आपसे क्या बोल लेगा कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी के लिए बताओ। तो यहाँ पर आप लोगों के पास जो ये टाइप है कितनी बार है, ये देखो 2012 और 16 में इस तरह का क्वेश्चन आया था। 2003, 2005, 2006, 2012 के अंदर ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था घुमा के, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि I क्या होता है, ANEVD होता है, माइनस इज ओनली इलेक्ट्रॉन चार्ज, ठीक है। तो ये माइनस है, क्लियर है।
अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कैसे लिख सकते हैं, स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ, नीचे आएगा एम एंड ये माइनस इज फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए। अब यहाँ पर अगर हम वी डी रखें तो आई बन जाएगा दिस, ठीक है। अब ये हम उस कंडक्टर की तरह सोच रहे हैं कि ये कंडक्टर है जिसकी लेंथ है एल, ये एरिया है एंड यहाँ पर आपने वी अप्लाई किया एंड यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। तो आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिख सकते हो, वी बाई एल से लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया ई क्या होगा, वी बाई एल। तो इस ई को हमने ट्रांसफ़र किया कहाँ पर, यहाँ पर, मीन्स यहाँ से यहाँ पर भेज दिया। तो जैसे हमने ट्रांसफ़र किया तो ये बन गया क्या, आई इज इक्वल टू एन ई स्केयर ए वी इज पोटेंशियल डिफरेंस, टाउ नीचे एम एल। तो हमें पता है कि ओम्स लॉ क्या होता है, वी बाई आई, मीन्स वी बाई आई इज इक्वल टू आर। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, वी बाई आई, तो एम एल नीचे एन ई स्केयर ए टाउ हो गया। तो वी बाई आई इज आर हो गया। तो यहाँ पर आपके पास हुआ कि आर क्या हुआ, एम एल एन ई स्केयर टाउ ए। बट यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं आप लोगों के पास, वो सारी की सारी चीज़ें कुछ डायमेंशन पर डिपेंड कर रही हैं, कुछ मटेरियल पर डिपेंड कर रही है। तो हम यहाँ पर अलग कर देते हैं इसको थोड़ा सा, कि जो यहाँ पे m है मास, जो n है, जो इलेक्ट्रॉन है, जो रिलैक्सेशन टाइम है, ये सारा किस पे डिपेंड कर रहा है, ये सारे का सारा डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर भाई, नेचर ऑफ मटेरियल पर, नेचर ऑफ मटेरियल पर। तो इसको हम एक नाम दे देते हैं एंड इस नाम को बोलते हैं हम क्या, रो इज द रेजिस्टिविटी। तो इन्होंने यहीं तक बोला था, हमने फाइंड आउट कर दिया एंड यहाँ से जब हम रो रखेंगे तो ये बन जाएगा क्या, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोला गया है कि आपके पास दो सेल हैं, एक E1 सेल है, एक E2 सेल है। क्लियर है। एंड जो E1 सेल है उसके जो EMF है वो 6 वोल्ट है एंड जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 2 ओम का है। इसी तरीके से जो आपका E2 सेल है उसका वोल्टेज जो है वो 4 वोल्ट का है, मतलब EMF, एंड जो रेजिस्टेंस है वो 8 ओम का है। तो आपको ये बोल रहा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B, मीन्स यहाँ पर A और B, मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस ये पूछ रहा है आपसे। तो कॉमन सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना तो करंट तो चाहिएगा। तो पहले निकाल लेते हैं करंट। तो करंट कैसे निकालेंगे, पूरे सर्किट का करंट। इसकी जो EMF वो 6 वोल्ट है, इसका जो है वो कितना है भाई, इसका 4 वोल्ट है। तो कॉमन सी बात है करंट इससे चलेगा, करंट इससे चलेगा, ठीक है, ऐसे चलेगा ना, कि करंट इससे चलेगा, ऐसे चलेगा। क्लियर हो गई। चलो, तो करंट हुआ कैसे, जब आप यहाँ पर इस तरीके के, जब भाई दो सेल इस तरीके से रखे हो तो आप या तो सिंपली क्या कर सकते हो, या तो आप सिंपली KCL लगाओ, मीन्स KVL आप बोल सकते हो, किरचॉफ वोल्टेज लो, या फिर आप क्या कर दो, बड़ी में से छोटा माइनस कर दो, बड़ी वोल्टेज में छोटा माइनस किया, नीचे जिसका पहला रेजिस्टेंस है, मतलब एक तरह से आप क्या कर सकते हो, तो 8 - 2 कर दो डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ 6 - 4 क्या हुआ, 2, नीचे हो गया आपके पास -6, तो इसको डिवाइड किया 1/3 माइनस का, बट हमने मैग्नीट्यूड में चाहिए करंट, सिंपल सी बात है। तो हम इसको कर देंगे एंड कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.3, I इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 0.3 एम्पियर, ठीक है, करंट आ गया। पूरे सर्किट का हमारे पास करंट आ गया जो कि कितना है, 0.3 एम्पियर है। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस पहले E1 की अगर हम बात करें, क्योंकि ये सीरीज में तो पोटेंशियल डिफरेंट रहने वाले हैं ना, तो EMF कैसे लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखते हैं, V इज इक्वल टू E माइनस IR से लिखते हैं। तो EMF इसका कितना है, 6, ये रहा 6, माइनस ये रहा I कितना है, ये रहा 0.3, तो ये 0.3, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 है, तो इसको सोल्व किया, आपके पास आ गया 5.4 वोल्ट आ गया। किस इक्वेशन से, V इज इक्वल टू E माइनस R से, क्योंकि यहाँ से करंट चला इस तरीके से चलकर और इस तरीके से एंटर कर रहा है, नेगेटिव में एंटर कर रहा है, तो आप इस तरीके से लिखोगे। लेकिन जब हम इसको कर रहे हैं तो इसके नेगेटिव में करंट अंदर आ रहा है, पॉजिटिव में करंट अंदर आ रहा है, तो फ़र्क क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे प्लस आ जाएगा भाई, जो इसका EMF होगा वो प्लस IR, मीन्स यहाँ पे EMF कितना 4 प्लस I इज 0.3, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इज 8 ओम, तो इसको सोल्व करो 6.4 आपके पास आ गया। क्लियर है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5 था ये आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। 2020 में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत जरूरी क्वेश्चन है दोनों, 7th और 8th। किरचॉफ फर्स्ट रूल एट ए जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क डील्स विद कंजर्वेशन ऑफ डैश। सुनो, किस जंक्शन की बात, जंक्शन रूल की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि यहाँ से चार्ज आया, ये चार्ज यहाँ पर चला गया, यहाँ पर Q1 Q2 हो गया, ठीक है। तो ये किसको फॉलो करता है भाई, मीन्स आप करंट की फॉर्म में समझ लो, ये जैसे करंट यहाँ पे आया I, तो ये करंट यहाँ पे गया I1 और I2 हो गया, मीन्स यहाँ पे जो I होगा वो I1 प्लस I2 होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है यहाँ पे, जितना चार्ज यहाँ से आएगा उतना चार्ज आउट हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर सिंपल था आंसर क्या
कि आपके पास आ जाएगा क्या, चार्ज आ जाएगा। ये हो गया आपका 2020 में क्वेश्चन आया था जब लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ था कोविड के टाइम पर, ठीक है, जब कोविड से पहले मतलब 2-3 दिन पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, रेजिस्टिविटी ऑफ ए गिवन कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। ये भी क्वेश्चन 2020 में आया था। रेजिस्टिविटी जो होती है, देखिए अभी हमने किया m/n² टाउ, मतलब यहाँ से देखिए कि जो रेजिस्टिविटी है वो इन्वर्सली है टाउ के। टाउ इज़ द रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम, टेम्परेचर अगर बढ़ाया आपने तो रिलैक्सेशन टाइम हो जाता है कम, टक्कर जल्दी जल्दी लगती है भाई, डिक्रीजेस। तो अगर ये चीज़ डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब ये चीज़ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो आप बोल सकते हो रेजिस्टिविटी ऑफ ए गिवन कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, लेंथ, एरिया और शेप पे डिपेंड नहीं करती, इस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा क्योंकि वो ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन 2020 के अंदर आया था, तो आंसर इसका सिंपल था टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्या बढ़िया क्वेश्चन दिया यहाँ पे, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत आते हैं इस चैप्टर के। दिल्ली 2013 में भी क्वेश्चन आया था, ऑल इंडिया 2013 में भी ये क्वेश्चन आया था, कंपार्टमेंट में भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। द EMF ऑफ ए सेल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स टर्मिनल वोल्टेज। ऐसा क्यों होता है? हम हमेशा ऐसा लिखते हैं, देखिए V = E - IR। ये कहना चाहता है कि जो EMF होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है, किससे, वोल्टेज से। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए क्या कहना चाहता है कि हमें एक रिलेशन पता है, V = क्या होता है, E - IR, जैसे कि हमने सबसे पहले ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। द EMF ऑफ ए सेल इज ग्रेटर देन इट्स टर्मिनल वोल्टेज बिकॉज देयर मे बी सम पोटेंशियल ड्रॉप विद इन द सेल ड्यू टू इट्स स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि जो EMF है वो इसलिए ज़्यादा है भाई कि जो आपका सेल है उसमें कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होता है, एंड वो पोटेंशियल ड्रॉप किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, इलेक्ट्रोड की वजह से, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हो कि इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, ठीक है। तो इसलिए जो आपका पोटेंशियल होता है आपके पास, टर्मिनल वोल्टेज जिसको आप बोलते हो, वो हमेशा कम होता है किससे, EMF से। तो EMF में से माइनस किया जाता है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन बता दिया मैंने कब आया था, और ये 8वां क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आप लोगों को क्या दिया हुआ है? इस क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आप लोगों को एक सर्किट दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये A है, ये B है, ये C, ये D, ये E, ये F। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये एक वोल्टेज लगी हुई है, मतलब सेल लगा हुआ है, ये एक सेल लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ठीक है। क्या बोला इसने? 2 पार्ट में आपसे पूछ रहा है, किरचॉफ्स रूल यूज़ करिए एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द अननोन रेजिस्टेंस आपको निकालना। मतलब यहाँ पर कितनी वोल्टेज है, मीन्स अगर मुझे यहाँ की वोल्टेज निकालनी है तो मुझे पता होना चाहिए कि यहाँ पर वोल्टेज कितनी है, यहाँ पर वोल्टेज कितनी है। ऐसा क्यों? क्योंकि पैरेलल में तो सेम रहती है ना वोल्टेज। समझ में आ गया? चलो पहली कहानी को पकड़ते हैं कि हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि वोल्टेज इसके अंदर और इसके अंदर सेम होगा। तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया कि VAB = VEF और V = VCT, कि इस ब्रांच में वोल्टेज, इस ब्रांच में वोल्टेज, इस ब्रांच में सेम होगा, क्योंकि इन पैरेलल वोल्टेज रिमेन्स सेम, वोल्टेज रिमेन्स सेम। क्लियर है? इस तरीके से हो सकता है सेम, सिंपल हो गया। आगे देखेगा VCD मतलब अब वो आपको क्या बोल रहा है। अब यहाँ पर तो हमने बता दिया कि वोल्टेज कितने रहने वाली है, तो एक का निकाल लेते हैं भाई, इनका सबका एक का निकाल लेते हैं। मान लो इसका निकालना है हमें वोल्टेज, इसका अगर हमें वोल्टेज निकालो तो कैसे निकालेंगे? वोल्टेज 3 - यहाँ पर कितना करंट जा रहा है भाई, यहाँ पे 1 एम्पियर करंट जा रहा है। ये देखो ये 1 एम्पियर है, तो इसलिए हमने 1 एम्पियर किया, इंटू कर दिया 2। कैसे कर दिया ये सर आपने? बेटा यहाँ पर सिंपल ही हमने किया है कि देखो मान लो अगर हम यहाँ से यहाँ चल रहे हैं तो कोई भी, जैसे ये करंट एंटर कर रहा है तो हाई से हम लो जा रहे हैं, ये लो से हम हाई जाएंगे यहाँ पर। तो हम इसको कैसे लगा सकते हैं कि 2 हाई से लो जा रहे हैं तो -2 × 1, और बैटरी का लो से हाई जा रहे हैं तो +3 = 0। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ से आपके पास I आ जाएगा, मतलब वोल्टेज आ जाएगी, कितनी होगी 2 माइनस का +3, यहाँ पे हो गई आपके पास 1 वोल्ट। कितनी हो गई भाई आपके पास 1 वोल्ट, तो हमने लिख दिया 1 वोल्ट हो गई। सिंपल है, आपने KCL लगा सकते हो, एक ब्रांच के अंदर आप 2 एंड्स के बीच में लगा सकते हो, सिंपल सी। तो वही यहाँ पर है, वही यहाँ पर है भाई, सिंपल सा हो गया। तो 1 वोल्ट है हर एक के अक्रॉस। अब बात क्या कर रहा है वो, द करंट I इन द आर्म EF, मतलब इसमें करंट पूछ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ से आया I, मतलब करंट आया 1 एम्पियर, यहाँ से आया I, तो मतलब ये दोनों करंट यहाँ से चले, ये यहाँ से चले, तो यहाँ पर करंट जा रहा है। तो यहाँ पर जो करंट है वो इन दोनों की एडिशन है, I+1 है। समझ गए? ये कितना है I+1, तो I+1 किया। चलो अब I+1 हमें निकालना है, मतलब ये कौन सी ब्रांच में पूछ रहा है, ये हमें EF ब्रांच में पूछ रहा है। तो जब हमें ये EF ब्रांच में पूछ रहा है तो EF ब्रांच को ही कर लेते हैं भाई। तो इसके अंदर लगा दो लूप,
इसके अंदर लगा दो क्या, लूप लगा दो आप, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब ध्यान से समझना ये क्या होगा। इसके अंदर अगर हम लूप लगाते हैं तो क्या होने वाला है, देखो अगर मैं चलता हूँ जैसे कि इधर से इधर चलता हूँ, ई से एफ चलता हूँ, ठीक है, ई से एफ चला गया तो मैं लिखूँगा -5 वोल्ट। फिर मैं कहाँ से कहाँ जाऊँगा, लो से हाई जाऊँगा तो +3i, +3i। किस यहाँ पर कितनी वोल्टेज है इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस वोल्टेज है 1 वोल्ट। एंड इसके कहाँ से कहाँ जाऊँगा मैं, इसके मैं लो से हाई जाऊँगा तो ये हो गया +1 = 0। ठीक है, +1 = 0। तो ये देखो 1 = 3i चला गया उधर, और माइनस का हो गया ये, और माइनस जो 5 है वो चला गया यहाँ पे प्लस का। तो इसको सोल्व कर लो, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। तो i = क्या हो गया, 4/3a, मतलब a इज़ द एम्पियर। क्लियर है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की, देखो जब भी रेजिस्टेंस के यहाँ से करंट एंटर करता है, यहाँ से लीव करता है, तो ये हाई होता है, ये लो होता है। बैटरी का ये पॉजिटिव वाला हाई होता है, ये नेगेटिव वाला लो होता है। जब भी हम हाई से लो जाएं तो हम उसे लो कंसीडर करेंगे, मतलब नेगेटिव। जब लो से हम हाई जाएंगे किसी पे भी, चाहे रजिस्टर हो चाहे वोल्टेज हो, तो हम उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। बस ये फंडा समझना आपको। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के पास। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक सर्किट दिया हुआ है, जैसा कि आपको दिख रहा है, सबको देखिएगा ये सर्किट आपको दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो इस सर्किट में आपसे पूछा गया है यूजिंग किरचॉफ्स रूल कैलकुलेट द करंट थ्रू द 40 ओम एंड 20 ओम। 40 ओम ये रहा, 20 ओम ये रहा। यहाँ से एक बैटरी है जिसमें से करंट चला I1, यहाँ से एक बैटरी है जिसमें से करंट चला I2। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ समझने की है कि देखो ये बैटरी ज़्यादा है तो यहाँ पर आ गया करंट कितना। देखो एक सिंपल सी बात समझते हैं, यहाँ से करंट चला I1, यहाँ से करंट चला दूसरी बैटरी से I2, तो वही करंट एंटर होगा I2, तो वही I2 करंट एंटर करा दिया। तो मतलब यहाँ पे कौन सा करंट जा रहा है, यहाँ पे I2 अगर इधर चला गया I1 में से, तो यहाँ पे हो गया I1 - I2। सिंपल है, मतलब आपको I1 - I2 का डिफरेंस और यहाँ पे I1 की वैल्यू चाहिए। तो कुछ नहीं करना, आपको KCL लगाना है, मतलब KVL सेकंड आप बोल, किरचॉफ वोल्टेज रूल आप लगा सकते हो, KCL सेकंड बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक क्लोज लूप लगा रहे हैं, किसके अंदर, A B, जैसे की तरह ऐसे A से B, B से C, C से हम गए D पर, और D से चले गए हम A पर। तो जैसा कि मैंने बोला ये होगा लो, ये होगा हाई, तो हम लो से हाई जा रहे हैं तो इसको प्लस का लिखा, +80। यहाँ पर देखिएगा ये होता है इसका हाई, ये होता है लो। एंटरिंग पॉइंट जहाँ से करंट एंटर करता है वो हाई, जहाँ से लीव करता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लो हाई से लो जा रहे हैं तो माइनस लिखा, कितना करंट है यहाँ पे I1, तो 20I1। ठीक है, आगे देखिएगा इधर की तरफ चले गए तो यहाँ पर भी हाई, ये लो, तो फिर से माइनस, तो माइनस लिखा, 40I1 - I2 = 0। तो बस इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए तो आपके पास इक्वेशन ये बनी। जो पूरे को सोल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा ये। अब इसमें से हमने 20 कॉमन ले लिया, दोनों साइड से 20 कॉमन लिया, तो जैसे ही हमने कॉमन लिया 20, तो हमारे पास बन गया 3I1 - 2I2 = 4। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरे में लूप लगाएंगे। तो दूसरे में हम लूप लगाते हैं तो कैसे भाई, देखो एक सबसे पहली बात, इसमें क्लॉकवाइज लगाओ, इसमें क्लॉकवाइज लगाओ, इसमें क्लॉकवाइज, इसमें एंटी क्लॉकवाइज, इसमें एंटी क्लॉकवाइज, इसमें एंटी क्लॉकवाइज, वो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम लगाने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी चलो हम क्लॉकवाइज लगा रहे हैं तो क्लॉकवाइज लगा लेते हैं दूसरे के अंदर भी। तो हमने लगाया DCFED ऐसे लगाया। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो ये जो है भाई पॉइंट, ये वाला पॉइंट है हाई, ये है लो। रजिस्टर में जहाँ से करंट एंटर करता है वो हाई, जहाँ से लीव करता है वो लो। तो हम ऐसे जा रहे हैं, तो लो से हम हाई जा रहे हैं तो प्लस का 40 हम यूज करेंगे, I1 - I2 लिखेंगे। ठीक है, फिर हम नीचे की तरफ आए, यहाँ से जा रहे हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे 10 ओम रेजिस्टेंस और हाई से लो जा रहे हैं तो -10, कितना करंट है I2, पोटेंशियल ड्रॉप लिखना होता है ना। और बैटरी के लो से हाई जाएंगे तो +40 = 0। बस इसको उधर करना है, बाकी को सोल्व करना है। तो यही हमने यहाँ पे किया, देखो। ठीक है, बाकी को सोल्व किया, 40 को उधर ले आए, -40 हो गया। एंड इसको जब यहाँ से हमने कॉमन लिया, 10 कॉमन ले लो यहाँ से दोनों साइड, तो ये 4I1 हो गया, ये -5I2 हो गया, ये -4 हो गया। अब एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई, मतलब AX + BY = दिस। यहाँ पे कुछ भी जैसे कि A1X + B1Y = दिस। तो इनको दो को इक्वेशन को सॉल्व करना भाई सिंपल। तो बस आपको एक दोनों इक्वेशन को यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे दे रखी है 3I1 - 2I2 = 4, यहाँ पे दे रखा है 4I1 - 5I2 = -4। मतलब इस तरीके से आपको करना है, जैसे कि हाँ 4 दे रखा था, तो बस दोनों इक्वेशन को यूज़ करना था। आपके पास I1 की वैल्यू आ जाती, I2 की वैल्यू आ जाती।
अब देखो दोनों करंट आपके पास सेम आएंगे, तो इसका मतलब इस ब्रांच के अंदर जो करंट है वो 0 होगा, एंड इस ब्रांच में करंट I1 की वैल्यू इज़ 4। तो यहाँ पे हमने लिख दिया करंट फ्लोज थ्रू 40 ओम इज़ 0, क्योंकि I माइनस I2 है तो 4 माइनस 4 0 हो गया। एंड साथ में करंट फ्लोज थ्रू द 20 ओम रजिस्टर, वो कितना हो गया आपके पास 4 एम्पियर, ये हो गया आपके पास आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास करंट। क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 10th। क्वेश्चन नंबर 11th पर चलते हैं। 11th क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, इस तरीके का सर्किट आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड ये क्वेश्चन फॉरेन 2013 और ऑल इंडिया 2015 कंपार्टमेंट में भी आया हुआ है। कई बच्चे बोलेंगे कंपार्टमेंट के क्वेश्चन क्यों करवाते हो सर, कंपार्टमेंट के क्वेश्चन भी जो है वो पहले आए हुए हैं हमारे बोर्ड्स के एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक सर्किट दिया है एंड बोला गया है कि कितना करंट यहाँ पर होगा। कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम 5 वोल्ट बैटरी, इस 5 वोल्ट बैटरी से कितना करंट निकल रहा है वो आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो एक सर्किट आपको पहले से दे रखा है, ये है 5 ओम, ये है 10 ओम, ये है 20, ये है 10 और ये है 10। तो इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पे आपको ना पता लगे कि सीरीज़ है पैरेलल है एंड 4 से ज़्यादा मतलब 5 रजिस्टर्स लगे हो एंड आपको सीरीज़ पैरेलल नहीं समझ में आ रहा है, तो समझ जाना कि वो कौन सा है, वो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज कर लेते हैं। चलिए, तो इसको हम क्या करते हैं, पहले इसको मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाइंग द अरेंजमेंट। तो मॉडिफाई कैसे करते हैं, तो देखो हमेशा क्या करना है, ये पॉइंट उठाओ, ए लिखा, इसको लिखा बी, यहाँ पे वो पॉइंट आएगा जहाँ पे वोल्टेज कनेक्ट हो रही है, तो वोल्टेज यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, तो इसको लिखा डी, तो मतलब सी यहाँ पे। ऐसे करना आपको, क्योंकि वो कुछ भी कंपैरिजन कर सकता है, वो यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे डी और यहाँ पे सी लिख सकता है। तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर वो पॉइंट आएगा जो बैटरी का नेगेटिव होगा, मतलब ए बी, यहाँ पर वो पॉइंट जो नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव। क्लियर है, अगर आप यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव करोगे तो फिर अरेंजमेंट सही से नहीं बनेगा। तो ए बी डी सी हमने नाम रख दिया, ए और बी के बीच में जो है उसको पुट किया, बी और डी के बीच में जो है उसको पुट किया, बी और डी के बीच में 10 ओम है, बी और सी के बीच में जो है उसको पुट किया, सी और डी के बीच में जो है उसको पुट किया, एंड ए और सी के बीच में जो है उसको पुट किया। तो जैसे ही हमने सारे कनेक्शन को किया, हमें यहाँ पर एक चीज़ को देखने को मिली कि ये P, ये Q, ये R, ये S। तो हमने पढ़ा हुआ है P/Q इज इक्वल टू R/S होता है, तो ये रहा P/Q इज इक्वल टू R/S। तो मीन्स 5/10 इज इक्वल टू 10/20 मीन्स क्या होगा, ये यहाँ से तो बराबर पता लग रहा है, ये 100 इज इक्वल टू 100 होगा, मीन्स ये तो 1 इज इक्वल टू 1, तो ये बैलेंस है। बैलेंस नहीं है तो इसका मतलब बैलेंस है, इसका मतलब इस ब्रांच का हमारे पास कोई काम नहीं है। ये ब्रांच के अंदर करंट है 0, क्या है 0, तो इस ब्रांच में करंट 0 है, तो इसका मतलब इसको उड़ा दो भाई। तो सिर्फ आपके पास इसको डील करना है और इसके साथ डील करना है। तो अब आपको निकालना है टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे होगा, ये दोनों हो गए सीरीज में, तो जिसको मैंने लिखा कितना 15, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट करेंगे 5 और 10 15 हो गया। इधर 10 और 20 भी सीरीज में है, तो ये कितने हो गए 30। अब भाई जो ये 15 बना और जो ये 30 बना, ये दोनों कैसे हैं, ये जो 15 बना और ये जो 30 बना, ये कैसे हैं, पैरेलल में। तो पैरेलल को सोल्व करना सिंपल, कि दोनों रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो और नीचे उन दोनों को ऐड कर दो 30। तो ये कितना हुआ 450/45, तो यहाँ से आपके पास आ गया 10। तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया कितना 10 ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया आपके पास 10 ओम आ गया। करंट आपको निकालना है, वोल्टेज आपको दे रखी है 10 आपने निकाल लिया, तो ये कितना हुआ 0.5 एम्पियर। क्लियर है, तो ये हो गया आपके पास 11वां क्वेश्चन, जिसके अंदर हमने व्हीटस्टोन ब्रिज किया। तो इस तरह के क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पर वो आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, चलिए तो आंसर आ गया आपके पास। चलते हैं 12वें क्वेश्चन पर। 12वां क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज से मतलब स्लाइड वायर ब्रिज आप बोल सकते हो, प्रिंसिपल वही यूज़ होगा। तो यहाँ पर एक कॉपर स्ट्रिप दी हुई है इस तरीके से, एंड यहाँ पर R1 कनेक्ट है, यहाँ पे R2 कनेक्ट है। ये एक वायर है, ठीक है, जिसकी टोटल लेंथ आपको पता है 100 सेंटीमीटर होती है मीटर ब्रिज के अंदर। ये एंड से A, इनके बीच में EMF कनेक्ट कर दिया, ये की कनेक्ट कर दिया और ये C। क्या बोल रहा है ये, इफ़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद R1, नल पॉइंट इज ऑब्टेन एट 60 डिग्री। मतलब देखो डायग्राम से समझो, पहले वो दिखा रहा है कि नल पॉइंट कहाँ पर है 40 पर है, तो इसका मतलब पहली कंडीशन क्या, P/Q इज इक्वल टू R/S लिखते थे। मीन्स P को कैसे लिखते थे, लेंथ L1 मीन्स L1/100 माइनस L1। तो अब कितना है 40 ऊपर, नीचे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। इधर कौन है, सिंपल है भाई R/S, मतलब यहाँ R/S कौन है R1 R2, तो ये लिख दिया हमने R1 R2। मतलब यहाँ पे 40 हुआ, नीचे 100 माइनस 40 60 हो गया, 0 से 0 कट गई, R1 इज इक्वल टू R2 मीन्स R1 इज इक्वल टू हो गया 2/3 R2। अब वो कंडीशन बोल रहा है कि अगर हम 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा दें सीरीज में किसके R1 के,
मतलब यहाँ इस R1 के साथ में एक 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा दे तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, R1 + 10 होगा ना। तो इस तरीके से ये चेंज आने वाला है। तो उस टाइम कितना नल पॉइंट हो गया 60, मतलब 60/100। R1 नहीं लिखेंगे, अब R1 + 10 लिखेंगे अपॉन R2। तो ऐसे लिखा, ये रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपके पास ये बन गया। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ से वैल्यू उठाई, यहाँ पर पुट करी R1 की, तो इसको सॉल्व किया, हमारे पास R2 की वैल्यू कितनी आ गई, 12 ओम आ गई, 12 ओम आ गई। एंड जब 12 ओम आ गई है तो भाई 12 को यहाँ पे पुट कर दो, 2/3 × 12, ये 3 चौके 12 यहाँ पे कट गया, 3×4 = 12 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो 4 × 8 हो गया आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपके पास 8, ठीक है। तो R1 इज़ 8 ओम, R2 इज़ 12 ओम। तो ये था आपके पास इस तरह के जो मीटर ब्रिज के क्वेश्चन होते हैं उसको सोल्व करने का तरीका, ठीक है। इसके लिए आपको सिर्फ सिंपल से फॉर्मूले याद होने चाहिए, बेसिक सा इसका होता है। एंड अच्छे से वन शॉट करवाए हुए हैं, तो वन शॉट से भी आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपको क्या कहता है, कुछ बेसिक क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो थ्योरी पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। जैसे कि इन्होंने बोला व्हाट हैपन इफ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज एट बैलेंस पॉइंट ऑफ ब्रिज। क्या कहता है कि अगर हम गैल्वेनोमीटर और जो सेल हैं उनको अगर इंटरचेंज कर दें, मतलब किसमें, बैलेंस पॉइंट ऑफ ब्रिज, मतलब जो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज होता है ऐसे, ठीक है। यहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर लगाया, यहाँ पर सेल है। अगर ये कहता है कि इसको उठा के यहाँ लगा दे गैल्वेनोमीटर को एंड यहाँ पर लगा दे बैटरी, तो क्या फ़र्क पड़ेगा भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आप कह सकते हो व्हेन गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज द कंडीशन फॉर बैलेंस ब्रिज इज स्टिल सेटिस्फाइड, वो फिर भी बैलेंस होगा। अभी देखो हमने एक क्वेश्चन किया था ये वाला, इसमें हमने बोला कि ये वाली वायर हमारे किसी काम की नहीं है, ठीक है। चलो हमने बोला कि यहाँ से कनेक्शन है, कनेक्शन यहाँ से ना करके अगर मैं यहाँ से कर लेता, यहाँ से अगर मैं कनेक्शन कर लेता तो क्या हो जाता भाई, 10/5 हो जाता। यहाँ पर क्या हो जाता, 20/10 हो जाता। तो बात तो वही है ना, 10/5 = 20/10। तो 5 2 पे कट, 10 ये 2 पे कट, ठीक है, 20। तो 2 = 2 मीन्स 1 = 1, बैलेंस तो फिर भी है। तो यहाँ पर सिंपली आप कह सकते हो कि अगर गैल्वेनोमीटर और सेल को इंटरचेंज किया जाता है तो बैलेंस जो होती है कंडीशन वो स्टिल सेटिस्फाइड रहती है, ठीक है। तो देयरफॉर गैल्वेनोमीटर विल नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। तो गैल्वेनोमीटर में चेंज करने से, पोजीशन चेंज करने से कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। ये था ए पार्ट। बी पार्ट की बात करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वाई इट इज़ कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट टू ऑब्टेन द बैलेंस पॉइंट नियर द मिड पॉइंट ऑफ द वायर। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि ये एक वायर है, ये इसका मिड पॉइंट है। इस मिड पॉइंट के या तो इधर हमें जल्दी से नल पॉइंट मिल जाता है या इधर जल्दी से नल पॉइंट मिल जाता है। मतलब मिड पॉइंट से ही क्यों करते हैं, तो सिंपल सा ही आंसर है इसका। देखो द ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव व्हेन नल पॉइंट इज समवेयर नियर द मिडल पॉइंट ऑफ द वायर। दिस इज ड्यू टू एंड रेजिस्टेंस। बिकॉज ऑफ दिस रीजन इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ऑब्टेन द बैलेंस पॉइंट नियर द मिड पॉइंट ऑफ द वायर। मतलब ये क्या कहना चाहता है कि जो ब्रिज होता है हमारा वो सेंसिटिव होता है, मतलब सेंटर से सेंसिटिव होता है वो बिल्कुल। एंड से हम इसलिए नहीं चलते क्योंकि एंड से हमें एंड रेजिस्टेंस जो होते हैं, एंड रेजिस्टेंस मतलब यहाँ पर जो हमने स्ट्रिप लगाई हैं ये, इनका रेजिस्टेंस प्रॉब्लम देता है। तो इसलिए हम इसके वायर के सेंटर से शुरू करते हैं, लेफ्ट या राइट कहीं पर भी आप जा सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया तरीका होता है। अब देखो हमें क्या मिला कि मान लो अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो यहाँ पर जाके हमें नल पॉइंट मिलता है। अगर हम सेंटर से शुरू कर रहे हैं या तो हमें यहाँ पर पॉइंट मिल जाएगा या यहाँ पर थोड़ा सा पास में सेंटर के, क्लियर है। तो आप इसको सिंपल बोल सकते हो कि जो ब्रिज होता है वो मोस्ट सेंसिटिव होता है, ठीक है, क्योंकि दिस इज़ ड्यू टू एंड रेजिस्टेंस। एंड मैंने बता दिया कॉपर स्ट्रिप है जो आपकी, वो उनके रेजिस्टेंस होते हैं, जो सिरे होते हैं मतलब उनकी जो वायर होती है उनका रेजिस्टेंस होता है। इस रीजन की वजह से ये ज़रूरी हो जाता है कि जो आप बैलेंस पॉइंट है वो सेंटर से ही काउंट करो। तो ये था आपका 13वां क्वेश्चन। ए और बी पार्ट हमने इसके कर लिए हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इस क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है, 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें बोला है कि एक पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट है जिसमें एक सेल है, ठीक है, एंड इस सेल का जो बैलेंस पॉइंट है वो हमें मिलता है 350 सेंटीमीटर पर। फिर ये कहता है कि अगर हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 9 ओम को यूज़ कर लें, 9 ओम को यूज़ कर लें, तो जो आपका बैलेंस पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाता है 300 सेंटीमीटर पर, 300 सेंटीमीटर पर, ठीक है। मतलब ये एक बार में लेंथ L1 जो है उसको बोल रहा है 350
L2 को बोल रहा है कितना 300, कब बोल रहा है जब R आपका कितना है 9 ओम है। तो वही सारी चीज़ हमने यहाँ पर लिखी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लिख दी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला गया डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, क्वेश्चन आया 2018 के अंदर। तो L1 बाई L2 माइनस 1 ये क्या हो गया आपके पास, साथ में हो गया R इज़ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो L1 इज़ 350, नीचे हो गया 300 माइनस 1, तो एलसीएम लेके ये यहाँ पर चला गया। तो 350 माइनस 300 बाय 300, तो यहाँ पे हो गया 50 बाय 300, ठीक है। तो मतलब इस चीज़ को मैंने डायरेक्ट लिख दिया, कितना हो 50 बाई 300, साथ में हो गया 9, इसको सॉल्व किया तो आपके पास कितना आया 1.5 ओहम आ गया। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन था आपका 2018 में, एंड ये पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है, इंटरनल रेजिस्टेंस पे बेस्ड है। कई बच्चे कहेंगे कि जो पोटेंशियोमीटर है उस पर तो थ्योरी आएगी। भैया इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये इतना मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं है, तो ये करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15वें और 16वें पर चलते हैं। इस 15वें और 16वें क्वेश्चन में क्या बोला गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। वाई इज ए पोटेंशियोमीटर प्रेफर्ड ओवर ए वोल्ट मीटर, कि पोटेंशियोमीटर को क्यों प्रेफर किया जाता है एज कम्पेयर टू वोल्ट मीटर। क्वेश्चन 2019 में आया था, क्योंकि सबसे बढ़िया बात होती है भाई पोटेंशियोमीटर क्या करता है, सर्किट से करंट को ड्रॉ नहीं करता, बिकॉज पोटेंशियोमीटर डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सर्किट, हैंस इट गिव्स एक्यूरेट रीडिंग। तो ये एक्यूरेट रीडिंग देता है, बट वोल्ट मीटर क्या करता है, थोड़ा बहुत करंट निकालता है। अगर वो थोड़ा बहुत करंट निकाल देगा तो थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप तो वैसे निकल जाएगा, वेस्ट हो रहा है वोल्टेज ड्रॉप। तो इसलिए वोल्ट मीटर जो है वो एग्जैक्ट रीडिंग नहीं दे पाता, इसलिए हम क्या करते हैं, पोटेंशियोमीटर को प्रेफर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर पोटेंशियोमीटर वायर एंड वाई। पोटेंशियोमीटर में जो हम वायर यूज करते हैं, ठीक है, वो जो वायर होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, द पोटेंशियोमीटर वायर इज मेड ऑफ एन एलॉय, एलॉय की बनी होती है भाई। क्यों, क्योंकि ये इसलिए होता है कि जो एलॉय होते हैं उनके पास हाई रेजिस्टिविटी होती है एंड लो वैल्यू ऑफ टेम्परेचर होती है। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, द पोटेंशियोमीटर वायर इज मेड ऑफ एन एलॉय, इट इज बिकॉज एन एलॉय हैज हाई रेजिस्टिविटी एंड ए लो वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। लो वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब कि इनके ऊपर जो होता है कि आपका जो टेम्परेचर है उसका फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो होता है आपकी वायर जो होती है भाई वो एलॉय की बनी होती है, जैसे मैग्नीन होता है आपके पास, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं भाई वो बहुत बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन दोनों ऑल इंडिया 2019 के अंदर आए हुए हैं, ठीक है। ये एक तरह से अलग अलग सेट में आए हुए थे, समझ गए। तो ये क्वेश्चन नंबर 15वां ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपके पास 16, ठीक है। एलॉय जो होते हैं उनके पास हाई रेजिस्टिविटी कोफिशिएंट होता है, किसके लिए, हाई रेजिस्टिविटी एंड ए लो वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। लो वैल्यू का मतलब है कि थोड़ा सा टेम्परेचर है, या कहने का मतलब कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जब चेंज हो जाता है तब इनके ऊपर फ़र्क पड़ता है, अदरवाइज फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास, हाउ कैन द सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड, कैसे इंक्रीज की जा सकती है भाई, सिंपल सा है। द सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियोमीटर वायर की जो लेंथ होती है उसको अगर हम इंक्रीज कर दें तो आपकी जो सेंसिटिविटी होता है वो अच्छी हो जाती है, क्योंकि जो इसका प्रिंसिपल होता है वो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ होता है, एंड V इज इक्वल टू हो जाता है KL, एंड K क्या होता है V बाई L, ठीक है। मीन्स यहाँ पर ये कह रहा है कि जैसे ही आप लेंथ इंक्रीज करते हो, देखो द सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्योंकि हमने लिखा V इज इक्वल टू हमने लिखा K इज इक्वल टू V बाई L, तो अगर हम लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं तो K डिक्रीज हो रहा है, K क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो सेंसिटिविटी है वो कब अच्छी होगी, जब आप लेंथ को जो है इंक्रीज कर दोगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के। एंड इस लेक्चर का जो PDF है, इस लेक्चर का जो PDF है वो आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल है सुनील जंगड़ा सर के नाम से, एंड वहाँ पर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। एंड साथ में मैं यही बोलूँगा कि भाई ज्वाइन करो, बहुत सारे बच्चों की वहाँ पर हेल्प हो रही है, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, ठीक है। और चैनल पर अगर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड जल्दी ही चैनल पर बहुत कुछ बढ़िया और बड़ा होने वाला है, ठीक है। एंड जल्दी ही हम क्लास 11th का बैच भी शुरू करने वाले हैं, तो आपके जो भी जूनियर्स हैं जो अभी 10th से 11th क्लास में आए हैं साइंस के लिए, तो उन्हें आप इस चैनल को शेयर कर सकते हो। आपके भाई बहन जो हैं उन्हें आप
बता सकते हो कि सुनील जांगड़ा सर हैं, आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं। सबसे बड़ी बात कि भाई फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको इस चैनल से मिलती हैं, तो इतनी सी बात तो मैं बोल ही सकता हूँ कि भाई मतलब इतनी ये सोच सकता हूँ कि आप शेयर करोगे, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एंड कई बच्चे कमेंट करेंगे क्या सर ये सफिशिएंट है। मैंने बोला है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो इनको करो, बहुत बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे आपके। अगर आपने सारे क्वेश्चन कर रखे हैं तो एक बार इन क्वेश्चन में से अपनी नज़र दौड़ा देना, तो अच्छे से पता लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन तुम्हारा रह गया था। चलिए, तो इसी के साथ इस वीडियो को, इस सेशन को करते हैं समाप्त। मिलते हैं हमारी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड घर पर रहो, सुरक्षित रहो, कोविड बहुत फैला हुआ है, तो बस यही कहेंगे। एंड पढ़ते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि जो टाइम अभी चल रहा है वो ऐसा नहीं रहेगा, वो आने वाले टाइम में बदल जाएगा। मीन्स जो ये कोविड का दौर है ये ख़त्म हो जाएगा एंड हमें फिर से पढ़ना तो है ही है, तो इसलिए पढ़ते रहिए। एंड मिलते हैं हमारी नई वीडियो के अंदर। सो बाय बाय, टेक केयर।